थी आप है मेरे साथ में वर्ल्ड में चल रही एक ऐसी घटना का जिक्र करने जिससे कि दुनिया में यूरोप भी अब अमेरिका की तरह ही अपना पक्ष रखने के लिए बाहर निकल आया है। आज के सेशन में जिक्र है एक ऐसी चर्चा का, एक ऐसे विषय का जिसको देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने क्या ट्रंप से अलग राह पकड़ ली है, इसकी चर्चा होगी। नंबर दूसरा, क्या फ्रांस इन लोगों के लिए एक नया लीडर बनकर उभरेगा जस्ट लाइक अमेरिका। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सारी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यूरोप के 27 देशों ने मिलकर के यूरोपियन यूनियन नाम से एक संघ बनाया हुआ है। कभी इसके अंदर ब्रिटेन हुआ करता था जिसने ब्रेग्जिट कर लिया, उसके बाद ये 27 बचे, पहले ये 28 लोग हुआ करते थे। यूरोप के इन देशों में सबसे शक्तिशाली जो देश है वो फ्रांस है, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। पूरे यूरोप में अगर बात करें तो दो ही देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, एक के पास फ्रांस के पास और एक के पास ब्रिटेन। जर्मनी जो यहां का इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो फ्रांस से भी ऊपर बैठा है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। कारण पहले ही जान लेते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और यह हार गया, जर्मनी हारा, हिटलर मरा, उस समय यह तय हुआ कि विजेता जो राष्ट्र रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वही न्यूक्लियर बॉम्ब रखेंगे। तो यूरोप के अंदर से ब्रिटेन और फ्रांस वो देश थे जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था। बाकी जर्मनी चूंकि युद्ध हारा था तो उसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। चलिए, तो फिलहाल के लिए हम फोकस करते हैं फ्रांस के ऊपर जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और दूसरा यूके के ऊपर। यूके यूरोपियन यूनियन में नहीं आता, इसलिए अभी फिलहाल फ्रांस के ऊपर फोकस। चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि भाई साहब इनके अंदर फिर से अभी हम जिंदा हैं। वो अगर आपने फिल्म वेलकम देखी हो और उसके अंदर एक कलाकार है, नाम कमेंट बॉक्स में बता दें, जो बार बार निकल के आता है यही कहता है अभी हम जिंदा हैं। ये कुछ उस तरह की बातें मैक्रॉन करते दिख रहे हैं। आप ऐसा कहेंगे कि क्यों बोल रहे हैं, मैं थोड़ा कंटेक्स्ट दे देता हूं तब जाकर आप इस पर लौटिएगा। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके अंदर लीडर बनकर निकला फ्रांस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लीडर बनकर निकला फ्रांस। और वर्ल्ड वॉर से पहले भी दुनिया पर राज करने वाले देशों में जिनका नाम था उनमें एक ब्रिटेन था और दूसरा था फ्रांस। तो फ्रांस का जो इतिहास है ना, वो बिल्कुल नवाबों वाला रहा है कि नवाबी इनके अंदर अभी पूरी बाकी है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पैसे वाला देश निकल कर आया अमेरिका, तो उसके चलते यह हुआ कि अमेरिका के चलते ये लोग पिछलग्गू रह गए। इतना युद्ध में अपना खर्चा कर दिए कि युद्ध के अंदर कर्जा चुकाते चुकाते अमेरिका के पिछलग्गू रह गए। लेकिन फिर भी अभी हम जिंदा हैं, यही तर्क देते हुए ये फिर से बाहर आ गए और बाहर आए। और मैंने कईयों बार आपको बताया कि फ्रांस के अंदर वो कीड़ा है, मैं तो वो वाली चीज करते हुए ये बाहर आए और इन्होंने आते ही बयान दे दिया कि अमेरिका अगर हमारी सुरक्षा नहीं करता है तो फ्रांस यूरोप की सुरक्षा करेगा। ये लीजिए साहब, मैक्रॉन सजेस्ट एक्सटेंडिंग न्यूक्लियर अम्ब्रेला टू यूरोपियन अलाइज इन फेस ऑफ रशियन एग्रेशन, कि अगर रूस से अमेरिका नाटो के माध्यम से हमारी सुरक्षा नहीं करता है तो फिर हम है ना, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम पूरे यूरोप की सुरक्षा करेंगे। अच्छा, एक बात यहां पर मैप से भी समझ लीजिए। यहां पर अगर आप मैप देखें तो इस पूरी तरह से ये जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये जितने भी देश यूरोप के हैं जो कि इस समय रूसी रडार पर हैं, जब से ट्रंप आए हैं पुतिन का पूरा हौसला बढ़ा हुआ है कि भाई यूक्रेन का तो अब कोई बात ही नहीं हो रहा है। यूरोप तो यह तय कर चुका है कि यूक्रेन तो गया, क्योंकि जेलेंस्की को साथ ट्रंप नहीं दे रहे। लेकिन अगर हम लोग भी जेलेंस्की का साथ नहीं दिए तो इस बात की क्या गारंटी है कि रूस यही रुक जाएगा? ये तो आगे बढ़ेगा, भविष्य में आगे बढ़ते हुए बाल्टिक देशों तक आएगा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिर पोलैंड आएगा। और अगर ऐसा ही होता गया तो रूस को रोकेगा कौन? क्योंकि यूक्रेन आज सिमट इसलिए रहा है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। तो भाई मुझे अब लीडरशिप लेने की कला सीखनी है और मैं तुरंत बाहर निकलकर आ रहा हूं और कहता हूं कि मैं सबकी सुरक्षा करूंगा। और यह बयान इनका हेडलाइन बन जाता है, फ्रांस कैन कंसीडर पुटिंग यूरोप अंडर फ्रेंच न्यूक्लियर अम्ब्रेला। हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब से अब आप सबकी सुरक्षा करेंगे। तो जनाब, बड़ा प्रश्न यह है कि अगर इसने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जेलेंस्की को भी दे दिया कि तुम लगाओ, तो भाई फिर युद्ध तो रुकना है ही, और अमेरिका दूध में से मक्खी की तरह साइड में निकलकर बैठ भी सकता है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या इमानुएल मैक्रोन जेलेंस्की को न्यूक्लियर बॉम्ब दे देंगे, या फिर जेलेंस्की से तो कहेंगे कि तुम तुम्हारा घर जलाओ, मुझे मतलब नहीं है, उसके बाद जो बचे हुए देश हैं, बाल्टिक कंट्रीज जो बची हैं, मैं उनको न्यूक्लियर बॉम्ब दूंगा। हेडलाइन तो साहब ये बन चुकी है, ठीक है। ऐसे में ट्रंप के बीच में मैक्रोन का यह ऑफर पूरी दुनिया में इस बात की तरफ एक और निशाना दे रहा है कि नहीं भाई,
हम लीडर तलाश रहे थे, एक लीडर मैक्रोन के रूप में बाहर निकलकर आया है और इन्होंने अपने इस बयान को बाकायदा खुद के देशवासियों से बातचीत करते हुए रखा है। इमानुएल मैक्रोन ने बाकायदा अपने देश को संबोधित किया और संबोधित करते समय जो बातें बोली, हालांकि ये फ्रेंच बोल रहे थे, लेकिन उसका जो यहां पर अंग्रेजी अनुवाद है उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी और वो ये था कि आई वॉन्ट टू बिलीव दैट यूएस विल स्टैंड बाई आवर साइड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैक्रोन ने यूरोपियन कंट्रीज से कहा कि आप सब लोग अपने खर्च को बढ़ाइए, जो डिफेंस पर जो खर्च है उसे बढ़ाइए, जिसके लिए यूरोप को तैयार होना चाहिए। साथ ही साथ हमें यूक्रेन की सुरक्षा के लिए भी तैयार होना चाहिए। और तो और हमें यह मानना होगा कि रूस से बचने के लिए अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन अगर वो हमारे साथ खड़ा नहीं होता है, लाइन पढ़िएगा, आई वॉन्ट टू बिलीव दैट यूएस विल स्टैंड बाई आवर साइड बट वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट नॉट बी द केस। हमें इस स्थिति के लिए भी तैयार रहना होगा कि ये हमारे साथ ना खड़ा हो तो हम क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में स्टार्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ फ्रांस एक्सटेंडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल टू अदर कंट्रीज stating our nuclear deterrent protect us, its complete sovereign French through and thought। भाई साहब, इन्होंने अपनी तरफ से खुलेआम ऑफर देते हुए अमेरिका से कहा कि देखो भाई, तुम अगर हमारे साथ आते हो बहुत अच्छी बात है, हमारी सुरक्षा करते हो, नथिंग लाइक इट, लेकिन अगर तुम नहीं आते हो तो यार हमें फिर खुद से खुद की सुरक्षा करनी पड़ेगी और मैं फिर तो इस लीडरशिप को तो निकाल कर लाऊंगा ही, पुराना हमारा अनुभव रहा है। अच्छा, ये बातें क्यों हो रही हैं? असल में हाल ही के समय पर रूस ने अपने बजट का 40% तक सैन्य खर्च पर करने की प्लानिंग की है, ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर आ रही हैं। पता चल रहा है कि 2030 तक रूस 3 लाख अतिरिक्त सैनिक, 3000 टैंक और 300 जेट लड़ाकू विमान लेकर तैयारी कर रहा है। तो बोले ये किसके लिए कर रहा है? यूक्रेन तक तो उसे रुकना है नहीं, यानी कि यूक्रेन पर रुक जाएगा ये सोचना अपने आप में एक बहुत अलग प्रकार का प्रश्न होगा। इसलिए जो मॉस्को की प्लानिंग है अपने इस पूरे की पूरे आर्मी को बढ़ाने की, इससे हमें बचना होगा और यूरोप को बचाना होगा। पुतिन यूरोप और फ्रांस के लिए खतरा है और इसे अगर हम देखते रह गए तो यह हमारे लिए एक पागलपन होगा। अब इनकी इस बात को